शायद हम सभी के स्कूल के दिनों में अगर कोई सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा बोरिंग लगा होगा तो उस सब्जेक्ट का नाम होगा जियोग्राफी। भूगोल एक ऐसा विषय है जिस पे कहीं ना कहीं हम सब ने अपने स्कूल डेज में ध्यान नहीं दिया, और इसमें मेरी आपकी गलती है नहीं, गलती है हमारे शिक्षकों की और हमारी शिक्षा व्यवस्था की, जिन्होंने हमें कभी ज्योग्राफी का असली महत्व समझाया ही नहीं और ज्योग्राफी को हिस्ट्री और पॉलिटिक्स के अलग अलग एस्पेक्ट से कंपेयर नहीं किया, कनेक्ट नहीं किया। तो क्यों ना नज़रिया के इस एपिसोड में हम वही चीज़ करें जो हमारे स्कूलों में नहीं कराया गया, यानी कि जो ज्योग्राफी नाम का जो हमारा सब्जेक्ट है उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाए, उस चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाए ताकि हम इंटरेस्ट ले पाए ज्योग्राफी में। क्योंकि कोई भी चीज़ इंटरेस्टिंग तब बनेगी जब हम उस चीज़ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीख पाएंगे। हमारे यहाँ ज्योग्राफी को इतना ज़्यादा थ्योरेटिकली पढ़ाया गया कि हमें लगा ही नहीं कभी कि जीवन में प्रैक्टिकल उपयोगिता भी हो सकती है उसकी। तो इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे नज़रिया के इस एपिसोड में। तो ज्योग्राफी का महत्व क्या है? तो किताबों के हिसाब से देखें तो ज्योग्राफी में तो सिर्फ मौसम कैसा आएगा और हिंदुस्तान में मानसून कहाँ से आती है, हिंदुस्तान के किस राज्य में कौन सी सॉइल है, यही सब आता है ज्योग्राफी। लेकिन इन किताबों ने हमें कहीं बताया ही नहीं कि किस तरीके से जो भूगोल है किसी भी इलाके का, वो उस इलाके से आने वाले लोगों की रूपरेखा, रहन सहन, इसके अलावा ना जाने कितनी ही चीज़ों को प्रभावित करता है। तो हम ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स और फैक्ट्स उठाएंगे और उसके ज़रिए ज्योग्राफी नाम की इस चीज़ को, भूगोल नाम के इस विषय को थोड़ा सरल, थोड़ा सहज बनाने की कोशिश करेंगे। आप सब ये तो जानते ही हैं कि बिहार, झारखंड जैसे जो राज्य हैं वो आर्थिक रूप से कमज़ोर रहे हैं। उसके अलावा जो तमिलनाडु जैसे राज्य हैं, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्य हैं, वो राज्य, केरला जैसे राज्य, कर्नाटका जैसे राज्य हमेशा से बहुत ज़्यादा विकसित रहे हैं बिहार और उत्तर भारत के बाकी राज्यों के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेड। ट्रेड जो है वो किसी भी जगह पर रहने वाले लोगों के लिए नई उम्मीदें, नई अपॉर्चुनिटीज़ खोलता है। और ट्रेड नाम की ये जो चीज़ है ये होती दुनिया में सबसे ज़्यादा किससे है? वाटरवेज के जरिए, यानी समुद्री रास्ते के जरिए, यानी समुद्र के रास्ते के जरिए सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। इनफैक्ट दुनिया का सबसे बड़ा जो एम्पायर था इतिहास में, अगर किसी ने देखा है, यानी ब्रिटिश एम्पायर, और उसके पैरेलल जितने फ्रेंच एम्पायर थे, स्पेन की जो कॉलोनीज थी, वो सारा का सारा, वो सब कुछ इसीलिए पॉसिबल हो पाया। कोलोनाइजेशन नाम का ये जो शब्द है हमारी डिक्शनरी में, ये शायद इसीलिए जुड़ पाया। साल 1492 में कोलंबस नाम का एक इंसान अमेरिका पहुंच गया था एक जहाज लेकर पानी के रास्ते। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं, जहाज, पानी और ज्योग्राफी ने उस चीज को बदला। शायद पुर्तगाल और स्पेन के पास अगर पानी नहीं होता, यानी कि अगर वो समुद्र तट वाले देश नहीं होते, एक लैंड लॉक्ड स्टेट्स होते या देश होते, तो शायद कोलंबस कभी जहाज लेकर निकल ही नहीं पाता दूसरी दुनिया की खोज में, और उसे अमेरिका मिलता ही नहीं। और अगर उसे अमेरिका नहीं मिलता तो जो वर्ल्ड हिस्ट्री आज की तारीख में है वो बहुत ज़्यादा अलग होती। अब इसका इंडियन कंपैरिजन में आपको बताऊं कि कैसे इंडिया में जो कुछ स्टेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड रहे हैं। आप बिहार के कई सारे लोकगीतों में पाएंगे, बिहार के लोग पुराने समय में अलग अलग लोकगीतों में ये कहा करते थे कि काम करने के लिए इंसान बंगाल जा रहा है या कलकत्ता जा रहा है। कलकत्ता का बहुत ज़्यादा जिक्र मिलता है बिहार के कई लोकगीतों में। ऐसा क्यों है? क्योंकि बिहार के गाँवों से लोग काम करने जाते थे कलकत्ता, यानी कि बंगाल में। क्यों जाते थे? क्योंकि वहाँ पानी के कारण ट्रेड आया और ट्रेड के कारण इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो पाई। आप समझने की कोशिश कीजिए, ब्रिटिशर्स ने जो इंडस्ट्रीज हैं वो वहीं इस्टेब्लिश करी जहाँ पर तट थे, यानी पानी वाला जो इलाका था। तो जो भी इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान में इस्टेब्लिश भी हुई उस दौर में, वो सारी की सारी तटीय इलाकों पे हुई। कुछ एक्सेप्शंस ज़रूर हैं, मगर उन एक्सेप्शंस को अगर छोड़ दें तो उसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का पैटर्न देखेंगे वो बहुत ज़्यादा रहा है तटीय इलाकों से केंद्रित। उसके अलावा आप देखें तो कहीं ना कहीं इसके अलावा हम अब ये समझते हैं कि ज्योग्राफी जो है, जो भूगोल है किसी भी जगह का, वो कैसे इफेक्ट करता है वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल को। अगर आप देखें तो बिहार जैसा जो राज्य है वहाँ पर क्योंकि खेती बहुत हुई, खेती अच्छे से हुई, तो लोगों को काम करने के लिए पुराने वक्त में, पुराने दौर में बाहर नहीं जाना पड़ता। लोग खाते, अपने खेतों में काम करते और बिहार में ही रहते। इसी कारण से बिहार में इतने सारे थिंकर्स का जन्म हो पाया। अगर आप देखेंगे तो बुद्धिज्म, जैनिज्म जैसी जो विचारधाराएं हैं या फिर जो धर्म हैं, उनका उदय कहाँ से हुआ? उनका उदय बिहार से हुआ। तो कहीं ना कहीं बिहार को जब हर बार ज्ञान की भूमि कहा जाता है तो वो ज्ञान वहाँ पर इसीलिए संभव था क्योंकि बिहार के लोगों का पेट हमेशा भरा रहता था।
क्योंकि ज्ञान और फिलोसफिकल बातें एक इंसान तभी कर सकता है जब उस इंसान का पेट भरा हो, उसे कोई काम और ना करना पड़े, तभी इंसान उस चीज़ में खुद को व्यस्त कर पाएगा। इसीलिए बिहार में कई सारे फिलोसफर्स, थिंकर्स, जैसे कि चाणक्य का जन्म हुआ, इसके अलावा कई मैथमेटिशियंस का भी जन्म हुआ। अगर आप देखें तो राजस्थान की जो भौगोलिक संरचना है, वहाँ पर आपको रेगिस्तान मिलेंगे, मरुभूमि है, वहाँ पर संघर्ष करना पड़ेगा लोगों को। इसीलिए वहाँ पर आने वाले लोगों ने बहुत ज़्यादा युद्ध किए, वहाँ से आने वाले लोगों ने जो लड़ाई वाली चीज़ें थी उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। आप अगर पाकिस्तान में जो पंजाब का इलाका है और जो हिंदुस्तान में पंजाब वाला इलाका है, वहाँ पर देखें तो वहाँ पर किस तरीके से आप देख पाएंगे कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आर्मी और सेना से जुड़ी हुई चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं और हिस्टोरिकली उसका एक इतिहास है। चाहे वो पाकिस्तान में आप पठानों की बात कर लें, चाहे हिंदुस्तान में पंजाबियों की बात कर लें। मगर ऐसा क्यों है? हिस्टोरिकली क्योंकि वहाँ पर इन्वेजन्स हुए। अगर आप देखें तो मेडिवल हिस्ट्री में लगातार जो पंजाब वाला हिस्सा है आज की तारीख में, वहाँ कभी तैमूर आया तो कभी अब्दाली आया, नादिर शाह आया, अलग अलग समय पे अलग अलग इन्वेडर्स वहाँ आते, इन्वेड करते। इनफैक्ट एक वक्त पे तो चंगेज़ खान भी वहाँ पे आ गई थी, उसकी सेना भी आ गई थी। तो कहीं ना कहीं वो एरिया जो है, वहाँ के लोग वॉरियर्स इसीलिए बन पाए क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफी, उस इलाके का जो भूगोल है, वहाँ पर बार बार हमला हुआ, इसीलिए खुद के बचाव में वहाँ के लोगों ने लड़ना शुरू किया। और कहीं ना कहीं इसीलिए वहाँ के लोग, उस क्लैन के लोग ज़्यादातर वॉरियर्स हैं। सेम चीज़ राजस्थान के केस में है क्योंकि वो मरुभूमि है। इसके अलावा शायद आप हैरान हो जाएं इस बात को जानकर कि हमारी जो धार्मिक प्रैक्टिसेस हैं उसको भी कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। आप शायद इसके अलावा आप शायद ये जानकर भी हैरान हो जाएं कि हमारी जो धार्मिक प्रैक्टिसेस हैं उसको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं ये चीज़ें। कैसे? आप देखिए, इस्लाम में लोगों को दफनाया जाता है, जलाया नहीं, जबकि हिंदुज़म में लोगों को जलाया जाता है। इसके पीछे का आपको क्या लगता है ज्योग्राफिकल कारण क्या है? मुझे जो चीज़ ज्योग्राफी के हिसाब से समझ में आती है वो ये है कि आप देखिए, इस्लाम का उदय कहाँ हुआ? सऊदी अरब में क्या थी? गर्मी, रेगिस्तान। वहाँ पे लकड़ियाँ कहाँ से आती लोगों को जलाने के लिए? वहाँ पे अगर आप आग लगाते तो जो लोगों की अंतिम यात्रा होती या फिर अंतिम जो उनको लोग विदाई देने आते वो वहाँ पे पहुँचते कैसे? इतनी गर्मी में आप किसी को जला रहे हो, आप सोचिए। वहीं हिंदुस्तान में मौसम रिलेवेंटली काफ़ी ज़्यादा ठीक था, तो यहाँ पर लोगों को जलाया जाता है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से भूगोल ने हमारी परंपराओं पर भी खासा असर डाला है। इसके अलावा भूगोल का असर आपको हमारे यहाँ मनाए जाने वाले त्योहारों में या फिर जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं उसमें भी दिखाई देगा। आप देखिए, पश्चिम बंगाल पानी के पास है, समुद्र के पास है, तो कलकत्ता या पश्चिम बंगाल में मछली बहुत ज़्यादा मिलती है क्योंकि मछुआरे बहुत हैं। इसीलिए आज भी पश्चिम बंगाल में जब शादी होती है तो लड़का लड़की के घर से एक दूसरे के यहाँ थाली में सजाकर मछलियाँ दी जाती हैं, जहाँ पे मछली को गहने पहनाए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से पश्चिम बंगाल की जो भौगोलिक संरचना है उसने वहाँ की परंपरा को इफेक्ट किया है, वहाँ की परंपरा पर खासा असर डाला है। इसके अलावा मैंने आपको बताया दक्षिण भारत का एग्जाम्पल, बिहार का एग्जाम्पल, पंजाब का एग्जाम्पल, हिंदुस्तान के बाहर स्पेन का और कॉलोनाइजेशन का एग्जाम्पल। इससे हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से ज्योग्राफी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूक्रेन रशिया वॉर की बात करते हैं। आज की तारीख में वो वॉर क्यों हो रही है? आप में से कुछ लोग बोलेंगे रशिया यूक्रेन पर अपना कब्जा चाहता है, ठीक बात है, वो कंट्रोल चाहता है, मगर क्यों? क्या यूक्रेन की ज़मीन चाहिए रशिया को? नहीं, यूक्रेन की ज़मीन नहीं चाहिए रशिया को। रशिया के पास एक वार्म वाटर पॉलिसी है। अभी वार्म वाटर पॉलिसी क्या होती है? रशिया के जो मैक्सिमम पोर्ट्स हैं उसके ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट पे, उनमें से ज़्यादातर साल के 90% हिस्सों में जमे रहते हैं क्योंकि वो एंटार्क्टिक और आर्टिक रीजन में है। इसीलिए रशिया के पास ट्रेड करने का जो एकमात्र तरीका है साल भर के लिए, तो रशिया के पास जो ट्रेड करने का एकमात्र चैनल बचता है वो बचता है ब्लैक सी का रास्ता। तो इसीलिए ब्लैक सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रशिया के लिए अगर वो अपनी इकोनॉमी को ज़िंदा रखना चाहते हैं और अपने देश को चलाना चाहते हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए, नज़रिया के इस एपिसोड के ज़रिए मैंने कोशिश की आपको ये समझाने की, जो ज्योग्राफी नाम की चीज़ है, जो भूगोल नाम का विषय है जिसे हम सब इग्नोर करते आते हैं, वो किस तरीके से कनेक्टेड है हमारी लाइफस्टाइल से, जियोपॉलिटिक्स से, उसके अलावा हमारी हिस्ट्री से भी। तो कहीं ना कहीं जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, उसका असर सिर्फ हमारे मौसम पे या फिर हमारे यहाँ की वेजिटेशन, फ्लोरा, फौना पे नहीं होता है। हम किस तरीके से आसपास रह रहे हैं, हम किस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, इस चीज़ पर भी पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप समझने की, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझाने की मैं कोशिश करवा पाया हूँगा। और अगर आप इस एपिसोड को नज़रिया के अभी तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे भी लौटूंगा ऐसे ही एपिसोड्स के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें नज़रिया।